हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के भारत की खोज का 5वां चैप्टर नई समस्याएं का चौथा और अंतिम पार्ट का आज हम लोग हिंदी समरी देखेंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष जिनमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। इस टॉपिक से आगे का हम लोग आज समरी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सन 1707 में जब औरंगजेब मरा, तब लगभग 100 वर्षों तक भारत पर दावेदार के लिए संघर्ष चलता रहा। 18वीं शताब्दी में भारत के दावेदार के लिए 4 नए चेहरे उभर कर सामने आए, जिनमें से पहला था मराठा, दूसरा हैदर अली, तीसरा टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली, और अगला फ्रांसीसी, और जो चौथा था वो था अंग्रेज। ये 4 जो चेहरे थे, ये आपस में संघर्ष इनके बीच चल रहा था ताकि वो भारत पर अपना शासन जमा सके। सदी के अंत तक लगभग यह तय हो गया था कि भारत पर हुकूमत मुगल के बाद मराठों का ही होगा। उसी समय जो नादिर शाह था, उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और लूटपाट के साथ ही उसने बेशुमार दौलत अपने साथ वो लेकर चला गया। और यह लूटपाट सन 1739 यानी कि 1739 को हुआ था। अब उसके लूटपाट के बाद क्या होता है कि दिल्ली जो है ये कमज़ोर हो जाता है और इसका फ़ायदा मराठों ने उठाया। लूटमार के बाद दिल्ली पर मुगलों का जो शासन था वो सिर्फ नाम मात्र का ही रह गया था। सत्ता कमज़ोर हो चुका था, जिसके कारण मुगल शासन अब दूसरे जो शासक थे उनके हाथ की कठपुतली बनकर रह गए थे। जो शक्तिशाली अगर कोई शासक आता, उसके अंदर ही उसके हाथों का ही वो कठपुतली बन चुका था। नादिर शाह के हमले के बाद अफ़गानिस्तान भी भारत से अलग हो जाता है। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में जब क्लाइव की जीत होती है, तो माना जाता है कि इसी समय से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। बंगाल और बिहार जल्द ही अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है। कुछ समय के बाद अंग्रेज़ों से फ्रांसीसियों की युद्ध में हार हुई और भारत में उनका नामो निशान लगभग पूरी तरह से मिट गया। अब भारत में राज करने के लिए सिर्फ 3 नाम ही बचे: मराठा, हैदर अली और अंग्रेज। भारतीयों को अभी भी लगता था कि विजय जो है ये मराठों की ही होगी। अंग्रेजी शासन को भारतीय कम आंक रहे थे, जिनका उद्देश्य बाद में पूरे भारत पर राज करने का था। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को हराया भी था, परंतु वे लोग दक्षिण तक ही सीमित रहे और पूरे भारत पर अपना प्रभाव नहीं जमा सके। 1799 ईस्वी में अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के युद्ध में टीपू सुल्तान बुरी तरह से हार जाता है और मराठों और अंग्रेज़ों के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान जो है ये साफ हो जाता है। अंग्रेज़ जब 1804 ईस्वी में मराठों से युद्ध में हारता है, तो वो सोचता है कि वो मराठों के साथ अगर जितने भी मराठे हैं उन सभी के साथ एक साथ युद्ध करे तो वो उनसे युद्ध में कभी भी नहीं जीत सकता है। अतः जो अंग्रेज़ था, उन्होंने सोचा कि फूट डालो और शासन करो। तो उन्होंने जितने भी शासक थे उन सभी को अलग अलग करके ही उनसे युद्ध किया और उसमें जीता भी। 1818 तक अंग्रेज़ों ने मराठों को पूरी तरह से कुचल दिया और भारत पर अंग्रेज़ों ने अपना शासन जमा लिया। जब अंग्रेज़ों ने शासन संभाली तो उन्होंने भारत को व्यवस्थित भी किया और सुचारू ढंग से उन्होंने यहाँ का शासन भी संभाला था। अब अगला टॉपिक है रंजीत सिंह और जय सिंह। देखिए, इसी दौर में कुछ नए चेहरे भी थे, कुछ नए शासक भी थे जो उभर कर सामने आ रहे थे। लेकिन चूँकि
चारों तरफ आतंक का माहौल था, जितने भी लोग थे वो सभी डरे हुए थे, उनके बीच में भय बना हुआ था। तो जो नई शक्तियाँ आई वो उतना बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले पाई, या जो ऊपर हमने जो 4 अलग अलग जो दावेदार का नाम दिया था, जिनमें से मराठा हैदर अली, उनका बेटा टीपू सुल्तान, फ्रांसीसी और जो अंग्रेज़ थे, इन चारों के युद्ध के बीच में जो कुछ नए शासक थे जो उभर कर सामने अभी आ ही रहे थे, वो पूरी तरह से दब जाते हैं। इनमें से एक थे रंजीत सिंह, जो बहुत ही शांत और अद्भुत व्यक्ति थे। इनका साम्राज्य पंजाब और कश्मीर से सूबे तक फैला हुआ था। खून खराबा इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। युद्ध के दौरान और उसके सिवा इन्होंने किसी की जान भी नहीं ली थी। दूसरे जो शासक थे उनका नाम था सवाई जय सिंह। ये बहादुर योद्धा, कुशल राजनायक, गणितज्ञ, खगोल वैज्ञानी और इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति थे। जय सिंह का उदय औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ। इन्होंने जयपुर नगर को भी बसाया था। जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं भी लगाई थी, जहां पे लोग जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। जय सिंह बहुत ही पराक्रमी शासक था। जय सिंह की मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई और इनकी मृत्यु के केवल 4 वर्ष था उससे पहले भारत में जो दिल्ली पर युद्ध हुआ था नादिर शाह का, जो उसने आक्रमण किया था, तो सिर्फ 4 वर्ष पहले ही नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर हुआ था। देश में चल रहे बहुत सारे इस उथल पुथल के बीच भी जय सिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया और उसने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया भी। अब अगला टॉपिक है भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के 2 रूप। शुरुआती दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था भारतीय माल को लेकर यूरोप में व्यापार करना। इससे कंपनी को बहुत ही लाभ हुआ। कंपनी जो थी वो भारत से जितने भी, अब चूंकि शुरुआती जो दौर था, भारतीय जितने भी जो कपड़े बुनते थे ये लोग, या जितने भी यहाँ की जो भी वस्तुएं थी, इनमें अधिकतर हाथों की कलाकृति होती थी, जिसका मांग बाहर देशों में बहुत ही ज़्यादा था और इसी का फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। वो क्या करता था, यहाँ का जो जितने भी जो माल है उसको सस्ते दामों में उठाता था और बाहर इंग्लैंड, यूरोप तक इन सामानों को वो बेचता था बहुत ही ऊंचे दामों पर, जिसके कारण इन्हें जो प्रॉफिट थी ये अधिक होती थी। जब तक मशीनी युग भारत में नहीं आया, या शुरुआत में तो जो मशीनी युग था ये इंग्लैंड में ही इसकी स्थापना हुई थी और इंग्लैंड में ही जितने भी जो मशीनी युग के जो कपड़े थे उसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था। लेकिन उससे पहले तक भारतीय जितने भी जो कपड़े थे या भारतीय जो भी टेक्सटाइल था वो बाहर तक पहुंचाने का काम ईस्ट इंडिया करती थी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता था। अब जब मशीनी युग का शुरुआत हुआ तो इंग्लैंड ने खुद प्रोडक्शन अपना शुरू कर दिया कपड़ों का। अब चूंकि पहले से मार्केट भारतीय कपड़ों ने बनाया हुआ था, तो जो नए कपड़े, मशीनी कपड़े आ रहे थे वो चूंकि हाथ के बुने हुए थे नहीं और उस पर उतनी कारीगरी नहीं की हुई होती थी जो भारतीय कारीगर अपने कपड़ों में किया करते थे, जिसके कारण उनकी जो मांग थी, इंग्लैंड में जो मशीनी जो कपड़े बनते थे उनकी जो मांग जो थी बाकी जगह पर वो कम होने लगी, जिसके कारण अब चूंकि भारत पर पूरी तरह से दबदबा अंग्रेज़ों का हो चुका था, तो भारत ने अब क्या किया कि भारतीय जितने भी कपड़े थे या भारतीय जो भी सामान था उसको बाहर तक पहुंचाने के लिए टैक्स अधिक लगाना शुरू कर दिया। चूँकि वो जानते थे कि जब तक ये सामान भारत में रुकेगा नहीं तब तक उनका जो मशीन से जो प्रोडक्शन हुआ है वो सामान बिकेगा नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय जितने भी माल था उसको बाहर भेजने के लिए टैक्स अधिक लगा दिया और अपना जो माल था वे लोग आसानी से भारत के अंदर लाते थे विदाउट टैक्स के, और भारत में वे लोग आसानी से उसे बेच देते थे, जिसके कारण बहुत सारे जो कामगार थे और जो बहुत सारे जो वैसे लोग थे जो बुनकर लोग थे जो कपड़ों की बुनाई करते थे, उनकी जो जीविका थी वो पूरी तरह से छीन चुकी थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग खेतीबाड़ी की तरफ चले गए। और उसी दौरान टाटा और बहुत सारे इंडस्ट्री का धीरे धीरे आविष्कार भारत में भी हो रहा था, धीरे धीरे इनकी स्थापना हो रही थी, तो कुछ लोग उस तरफ भी चले गए क्योंकि इनका रोजी रोटी जो था ये पूरी तरह से अब छीन चुका था। इंग्लैंड का भारत में आगमन 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के कार्यकाल में हुआ। 1660 में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना भी हुई थी। इसके लगभग 100 साल के बाद
कपड़ा बुनने की कला, इंजन और मशीन का आविष्कार हुआ। इतने समृद्ध इंग्लैंड होने के बाद भी भारत में भारतीयों पर अंग्रेजों के द्वारा बर्बरता की गई। अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है, लेकिन प्रगति अमेरिका ने भारत के मुकाबले अधिक की, क्योंकि अमेरिका के लिए नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था। वहीं भारत अपनी प्राचीन परंपराओं से जकड़ा हुआ था, बंधा हुआ था। अगर अंग्रेजी हुकूमत तले भारत न दबा होता और इतनी बर्बरता भारत ने न झेली होती तो शायद आज भारत अमेरिका से भी आगे होता और वो अधिक प्रगति बाकी देशों के मुकाबले करता। तो दोस्तों, यह था इस चैप्टर का सबसे लास्ट चौथा पार्ट का हिंदी समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। चलते चलते दोस्तों, मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं या फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारा वीडियो। धन्यवाद।